तो हम लोग अपना आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल में लाइन प्लॉट्स तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बार प्लॉट्स पे बात करेंगे और यहाँ पे हम अपने गूगल कोलैब का ओपन कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने मैटप्लॉटलिब का इंट्रोडक्शन किया था। मैटप्लॉटलिब के ऊपर काफ़ी सारे ग्राफ्स बनाए थे, जहाँ पे कुछ बेसिक ग्राफ्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो इस टाइप के ग्राफ्स, लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट विद मार्कर्स, मार्कर के डिफरेंट शेप्स, कलर्स, लेजेंड, ये सारी चीज़ें बात हम लोग ने डिस्कस की थी। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन भी कोई डेटा सेट, चाहे CSV हो, एक्सेल हो, जेसन हो, उसे रीड कर सकते हैं पांडास लाइब्रेरी की मदद से। और फिर जैसा कि आर्गुमेंट्स या कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे मैटप्लॉटलिब में होते हैं, वैसे ही यहाँ पे डॉट प्लॉट नाम का एक मेथड है, जिसमें काइंड में हम बताते हैं किस टाइप का ग्राफ है, टाइटल बताते हैं, एक्स लेवल बताते हैं, वाई लेवल बताते हैं। अगर हमें लेजेंड इनेबल करना होता है तो हम लेबल बताते हैं और लेजेंड को ट्रू लिख देते हैं। तो इस टाइप से ये था, ये चैप्टर आप रिवाइज कीजिए। आज का हमारा चैप्टर है बार प्लॉट्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बार प्लॉट्स हम लोग कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने अपने दूसरे चैनल पे एक ट्यूटोरियल किया, उसमें हमने एक हेल्थ केयर डेटा सेट का हम लोगों ने ट्यूटोरियल बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बार चार्ट लिया है। यहाँ पे डेटा क्या है, एक फिटनेस हेल्थ का डेटा है, जिसमें 350 डिफरेंट मेंबर्स का यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इन 350 मेंबर्स का फिटनेस का जो डेटा है वो कैसा दिखता है। तो डेली स्टेप्स ये कितने ले रहे हैं, और इतना डेली स्टेप लेने के बाद कैलोरी बर्न कितना कर रहे हैं, कितने मिनट वर्कआउट करते हैं ऑन एन एवरेज, कितने घंटे सोते हैं ऑन एन एवरेज, किस टाइप की एक्टिविटी है, डाइट प्रेफरेंस क्या है, जेंडर क्या है, एज ग्रुप क्या है। तो जब कभी भी हम लोग को इस टाइप के डेटा सेट्स मिलते हैं, तो इस टाइप के डेटा सेट्स में एक नंबर होता है, यानी ये चार देख रहे हो आप नंबर्स हैं। अगर आप इनके डेटा टाइप लोगे तो ये नंबर्स हैं, और ये जो चार हमें दिख रहे हैं ये कैटेगोरिकल डेटा है, यानी कि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस डेटा है। इस कंटिन्यूअस डेटा में आप देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ी रेंज ऑफ नंबर्स है। कोई यूज़र कितने स्टेप्स ले रहा, कोई यूज़र कितने ले रहा। पर अगर हम एक्टिविटी टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटी टाइप में केवल 5 ऑप्शंस है, यानी ये एक तरह का नॉमिनल डेटा है। ये हम लोग ने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। तो जब भी डेटा सेट मिलता है उसमें न्यूमेरिकल होता है, आइडेंटिफायर होता है। ये आइडेंटिफायर है, इसका कोई खास रोल नहीं है। न्यूमेरिकल डेटा होता है, न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस होता है, कई बार न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट होता है, और कई बार यहाँ पे ऐसा कैटेगोरिकल होता है। अब जैसे एज यूजुअली जब आती है तो वो 18 साल से शुरू होकर मान लीजिए 60 साल तक की दी हुई है, तो वहाँ पे एक इंटीजर जैसे दी जाती है। पर यहाँ पे उस एज को भी कैटेगराइज कर दिया कि 18 से 25 वाले लोग को एक साथ, 26 से 35 वाले लोग को एक साथ, 36 से 50 वाले लोगों को एक साथ। तो इस टाइप से इन्होंने उसको कैटेगराइज कर दिया, और ये हमारा डेटा सेट है। तो जब इस टाइप का डेटा सेट हो जिसमें एक कैटेगोरिकल और एक न्यूमेरिकल फील्ड हो हमारे सामने, तो ऐसे केस में हम लोग बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा होता है, न्यूमेरिकल डेटा होता है। तो यहाँ पे जैसे ये क्योंकि पावर BI है, तो हमारे पास मान लीजिए इस टाइप की पिवट टेबल होगी, जिसमें यहाँ पे हमारे ऐसे एक्टिविटी दी होगी कि साइकिलिंग करके कितना एवरेज कैलोरी बर्न हुआ, जिम करके कितना हुआ, और इसके बाद हम यहाँ से इंसर्ट करके एक ग्राफ यहाँ पे देंगे तो ऐसा बार चार्ट आ जाएगा, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे कैटेगरीज आ जाएंगी और वाई एक्सिस पे वो नंबर आ जाएगा
जो दिखाएगा बार की लेंथ, ये दिखाएगी कि हर एक कैटेगरी की कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑफ कैलोरीज बर्न। ये हो गया एक्सेल की बात, पर हम लोग यहाँ पे एक्सेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पाइथन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग बार प्लॉट्स करते हैं कि बार प्लॉट क्या होता है, कैसे बनता है, यह हमारा चैप्टर है। तो बार प्लॉट्स इन मैटप्लॉटलिब हम कर रहे हैं। मैटप्लॉटलिब वो लाइब्रेरी है, जैसे आज सचिन अभी ज्वाइन हुए। मैटप्लॉटलिब वो लाइब्रेरी है पाइथन में जिसका यूज होता है ग्राफ्स बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस plt। ये सिंटैक्स है, आप रोज अगर लिखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इसको हमने यहाँ से रन कर दिया। अब ये हमारे पाइथन क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगा गूगल कोलैब, और ये हमारी नोटबुक में मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए कोई एरर नहीं आया। तो ये होता है तरीका। अब यहाँ से जैसे हमारे पास ये चैप्टर है, नाउ बार प्लॉट या बार चार्ट का यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए कैटेगोरिकल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स, जैसा अभी आपने यहाँ पे देखा कैटेगोरिकल डेटा विद रेक्टेंगुलर बार्स। ये रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगल है, तो इसके लिए होता है द लेंथ और हाइट ऑफ द बार करेस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ कैटेगरी, यानी उस कैटेगरी की वैल्यू कैसे दिखती है इसकी लेंथ के द्वारा। बार प्लॉट आइडियल टाइप के प्लॉट्स हैं जिसमें हमें डिफरेंट कैटेगरीज या ग्रुप्स को कंपेयर करना है। जैसे हमारे डेटा सेट में एज ग्रुप है, 350 लोग हैं, मगर वो इन्हीं 4 ग्रुप्स में आते हैं। 350 लोग हैं, उनका जो डाइट प्रेफरेंस है उसके हिसाब से उनकी ये 4 कैटेगरीज हैं। 350 लोगों में से जितने भी लोग हैं सबका जेंडर इन 3 में से 1 है, तो ऐसे इन्हें ग्रुप कहते हैं। तो हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में बेसिक बार प्लॉट, हॉरिजॉन्टल बार प्लॉट, ग्रुप्ड एंड स्टैक्ड बार प्लॉट, इनके बीच में क्या अंतर होता है। नाउ बार चार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से कैटेगरीज को ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया कैटेगरीज जिसमें ए बी सी डी, ये हमारी 4 कैटेगरी हैं। ये कुछ भी हो सकती हैं, ये जैसे हो सकती है डाइट प्रेफरेंस, ये हो सकती है जेंडर, ये हो सकती है एक्टिविटी टाइप, ये ए बी सी डी कोई भी 4 कैटेगरी हो सकते हैं, और ये उन कैटेगरीज की वैल्यू है। ये हो गया। तो अब हमने लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस plt, और अगर हम लिखेंगे plt डॉट बार x, y, और वो x, y हमारे लिए यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज वैल्यूज। इसके बाद हम x लेवल पे लिख देंगे कैटेगरी, क्योंकि x एक्सिस कैटेगरी है। y लेवल पे लिख देंगे वैल्यू। मान लीजिए ये y लेवल जो है ये इन 4 कैटेगरीज का मान लीजिए डेटा है, मैं ऐसे या टेम्परेचर डेटा है, टेम्परेचर लिख देता हूँ। और यहाँ पे टाइटल हम लिख देंगे कि हमारा ये टाइटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे जो ए बी सी डी 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पे, वो हमारे इस जगह पे आ जाएंगी एक्स एक्सिस पे, और एक्स लेबल में कैटेगरीज लिख के आ जाएगा, और जो नंबर्स हैं यानी जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगे वाई एक्सिस पे, और जो वाई लेबल है वो ये बन जाएगा टेम्प डेटा। ये हो जाएगा हमारा बार चार्ट का एग्जाम्पल। और इस बार चार्ट में आप इस तरीके से जो है ये जो बार की लेंथ है और इस केस में हाइट है वो दिखाएगी कि बी कैटेगरी में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, डी कैटेगरी में सेकंड पे, फिर ए में थर्ड पे, एंड सो ऑन। तो ये हमारा बेसिक चार्ट है। यहाँ पे जो चीज़ें आपको याद रखने हैं वो क्या क्या है, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, और ये तो हमारा ये एक बनता है पूरा चार्ट। इस तरीके से हम लोग बना देते हैं। तो ये
बन जाएगा, ऐसा आपका चार्ट आ जाएगा। जो एक्स लेवल है, जो वाई लेवल है, वो आपका यहाँ दिखने लगेगा। तो बस इसको कैसे याद रखना है, इसमें जो सबसे मेन कंपोनेंट है, आपकी एक एक्स एक्सिस होगी, आपकी एक वाई एक्सिस होगी, और यहाँ पे होगी आपकी वैल्यूज। तो पीएलटी डॉट बार, पिछले केस में जो प्लॉट हमने किया था वो था पीएलटी डॉट प्लॉट, जिससे लाइन चार्ट बनता है। बार चार्ट के लिए है पीएलटी डॉट बार। ये यहाँ पे हमारा चार्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और इसका यूज आपको करना है। ईच बार रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी विद हाइट प्रोपोर्शनल टू इट्स वैल्यू। अब आपको कैसे करना है इसको, जैसे मान लीजिए मेरा ये डेटा है, मुझे इस डेटा पे बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो गिटहब प्रोफाइल है, सो हम लोग गिटहब से अपना डेटा ले आते हैं। तो ये मेरा गिटहब है, github.com/slidescope। यहाँ बहुत सारे रिपोजिटरीज हैं। ये फिटनेस हेल्थ ट्रैकिंग डेटा सेट भी दे रखा है जो अभी मैंने दिखाया। ये है वो CSV फाइल। इस CSV फाइल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वही सेम फाइल है। यहाँ से हमें इस रॉ वर्जन पे क्लिक करना है। तो ये ऐसी दिखने लगी। रॉ मतलब CSV है, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, हर वैल्यू कॉमा से सेपरेटेड है। अब इसे कॉपी करना है। जब यहाँ पे .csv लिखा तो हमने ऑलरेडी वो रीड कर रखा है, पर जब हमें एक CSV फाइल रीड करनी होती है तो आप लोग को मैंने सिखाया है पांडास के शुरुआती चैप्टर में, इंपोर्ट पांडास एज PD करते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं df इज इक्वल टू pd.read_csv, और यहाँ पे हम लोग इस फाइल का नाम लिख देते हैं। तो इस तरह से df में वो फाइल आ जाती है, और df.head जब लिखते हैं तो हमें उस फाइल के शुरुआत के 5 रोज दिखाई देंगे। तो यानी डेटा सही से आ गया। अभी हमने सीखा कि बार चार्ट में हमें एक कैटेगोरिकल चाहिए और एक न्यूमेरिकल चाहिए। यहाँ से हम एक्टिविटी टाइप को कैटेगोरिकल मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारा x जो है वो है df.एक्टिविटी टाइप, ये है x, और जो हमारा y है वो है df.कैलोरीज बर्न। तो कितनी कैलोरी बर्न हुई उसे हम y में रखते हैं क्योंकि वो नंबर है, और एक्टिविटी टाइप जो कि एक कैटेगोरिकल फील्ड है उसे हम x में रखते हैं। और plt.bar, plt से बार चार्ट बनाएंगे x, y। और अब हम यहाँ पे plt.show कर देंगे, पर शो करने से पहले हमें बताना पड़ेगा x लेबल क्या है। तो x लेबल रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिविटी टाइप को, y लेबल रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोरीज बर्न, और plt.टाइटल क्या है, तो हम कहेंगे एवरेज कैलोरीज बर्न पर एक्टिविटी टाइप। ये मेरा हो गया एग्जाम्पल। तो अब इसको अगर हम इस पूरे ब्लॉक को रन करेंगे तो हमें मिलेगा एक टाइटल, जिसमें एक बार मिलेगा जिसमें हमें दिख रहा है कि साइकिलिंग में, जिम में, योगा टाइप में, रनिंग में, वॉकिंग, किस में कितनी एक्टिविटी बर्न हो रही है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया ग्राफ। इस ग्राफ को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग ग्राफ आपके बनते जाते हैं। तो हमने क्या किया, गिटहब से डेटा लिया, उस डेटा को यहाँ पे रीड किया SDF। उस डेटा में हमारे टोटल 8-9 फील्ड्स थे। कुछ फील्ड्स नंबर्स थे, कुछ फील्ड्स कैटेगोरिकल थे। कैटेगोरिकल को लिया x पे, न्यूमेरिकल को लिया y पे, और इसके बाद हमने जो मेथड यूज किया मैटप्लॉटलिब का वो है बार मेथड, और उसको हमने यहाँ रीड कर लिया और ये बन गया हमारा ग्राफ। सो इस तरीके से आपको 2 फील्ड लेनी है, कोई भी
कोई भी दो फील्ड ले लीजिए और उनके बीच में आपको ग्राफ बनाना है। नाउ अगला टॉपिक आता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। सॉरी फॉर द नॉइस। सो यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए हॉरिजॉन्टल के बीच में जो हमारा, जैसे जब अगर हमने सेम ग्राफ लिया, ठीक है, और सेम ग्राफ को ही हमने बार एच लिख दिया, बस बार एच। अभी देखिएगा यहाँ पे कुछ चीजें होंगी, लेकिन बार एच माने बार हॉरिजॉन्टल। अगर इसको मैंने बनाया तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज तो सही आ गई, ठीक है, आपको यहाँ पे रखना वही है एक्स कॉमा वाई, पर यहाँ पे बस आपको एक्स लेबल और वाई लेबल को बदलना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ इतना अंतर है। जैसे वाई लेबल हो जाएगा एक्टिविटी टाइप, ठीक है, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे आ रहा है, और एक्स लेबल हो जाएगा कैलोरीज बर्न। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो बस इसमें और हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार में कितना अंतर रहेगा, वो बार होता है, ये बार एच होगा, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं कलर कस्टमाइजेशन की। जैसे अगर हमारे पास कोई भी तरीके का चार्ट हो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल अभी लोड भी कर दिया आपके लिए। अब कलर कस्टमाइजेशन बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि मैटप्लॉटलिब उसको दिखा रहा है ब्लू कलर में। और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं फिर से बताना चाहता हूँ, पांडास हमें मदद कर रहा है किसी भी अदर टाइप के डेटा सेट को रीड करने में। पांडास में आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर पढ़े हैं। पांडास में जैसे आपने चैप्टर्स पढ़े डेटा क्लीन करना, डेटा को मर्ज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। तो पांडास में आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा रीड राइट एक्सेल, हैंडलिंग मिसिंग डेटा, यानी कि जब आपने डेटा को रीड किया आपने पाया कि उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज थी, आपने उसको हैंडल किया, रिमूव किया, और फिर मिसिंग डेटा को फिल किया, इंटरपोलेट किया, ये सारे आप लोग को सिखाए गए। अब आप यानी आपने डेटा को रीड कर लिया, आपने उसे क्लीन विन कर लिया, अब आपके पास एक क्लीन डेटा फ्रेम है। उस डेटा फ्रेम में है 8 वेरिएबल्स, 8 फील्ड्स, 9 8 जो भी हैं, उनमें से एक फील्ड को आपने ऐसे उठा लिया एक्स में, दूसरी फील्ड को, तो ये बन गए सीरीज। वो डेटा फ्रेम है, ये एक एक सीरीज है, ये कोई लिस्ट नहीं है, ये कोई टपल नहीं है, ये सीरीज है। और फिर यहाँ पे plt डॉट बार में आपने x कॉमा वाई दोनों सीरीज को लिख दिया, क्योंकि दोनों सीरीज में सेम वैल्यू थी। तो ये x कॉमा वाई में क्या क्या आ सकता है, लिस्ट आ सकती है, सीरीज आ सकती है, टपल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इनमें से ये कुछ भी आ सकता है। बट शर्त क्या है, शर्त ये है कि चाहे सीरीज हो, चाहे टपल हो, चाहे लिस्ट हो, उनकी जो लेंथ होएगी वो लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई भी इटरेबल आइटम आ सकता है, मैं यहाँ एटसेट्रा लिख रहा हूँ, कुछ भी जो इटरेट होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हों। तो इस टाइप से आया। अगर हमें हॉरिजॉन्टल चार्ट दिखाना था तो हम इस तरीके से बार एच लिख देंगे। तो सीधा एग्जाम्पल है, डेटा रीड करो, उसे क्लीन करो, हैंडल मिसिंग वैल्यूज करो, जब डेटा क्लीन हो जाए अब उसे विजुलाइज करो, और ये सारे ग्राफ्स बनाओ, बार चार्ट बनाओ, लाइन चार्ट बनाओ। इसी को ही हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि एवरेज कैलोरीज बर्न पर एक्टिविटी टाइप, कोई एक एक्टिविटी ऐसी है जैसे वॉकिंग है जिसकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है, तो दिख रहा है इसमें एवरेज कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। कस्टमाइजिंग कलर में जैसे हमने वहाँ पे x, y लिखा था,
तो अगर हमें दिख रहा है कि वहाँ पे 4 या 5 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जैसे हमारे उदाहरण में, इसी उदाहरण में, ठीक है, हम लोग इसको मिरर कर लेते हैं। जैसे इसी उदाहरण में हमें दिख रहा है 5 हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं कलर की, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो। हम क्यों, हमने कहा कि ये जो एक्टिविटी टाइप है इनका एक सीक्वेंस है और इनके 5 वैल्यूज हैं, तो हमने 5 कलर बना लिए। जो विथ है अभी बाय डिफॉल्ट वो 1 है, उसको 100% बोल लो, 1 है। हमने 0.5 लिख दिया, हमने कहा सबकी विथ 50% हो जाए। इस सेल को अगर हम रन करते हैं तो ऐसा डेटा आ जाएगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। तो अगर आप कलर यहाँ पे लिख लेते हो और कुछ इस तरह से देते हो तो ये यहाँ पे डेटा देगा। जो ये मेरे रिजल्ट के हिसाब से नहीं, मैं इसको पहले सही करता हूँ। इन्होंने क्या किया कि इसको कुछ इस तरीके से कलर दे दिया, जो कि मेरे हिसाब से सही आंसर नहीं। लेट्स सी, फिर से ट्राई करते हैं। हम पहले एक कलर देते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कि कलर इज इक्वल टू ब्लू, ब्लू तो है ही है, ग्रीन। एक कलर देते हैं, तो अगर आप सिर्फ एक कलर देंगे तो इन सब में एक कलर आ जाएगा। पर अगर हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना देते, जैसे लिख देते ग्रीन कॉमा ऑरेंज, ऐसा एक लिख देते। और जैसा मैंने पिछले क्लासेस में बताया था, हम लोग HTML कलर कोड भी दे सकते हैं, तो ये ऐसा आंसर आएगा जिसमें ग्रीन और ऑरेंज कलर जो है ये दिखा रहे। और क्योंकि ये डेटा इस तरह से है, ये हमें दिखा रहा है, तो हम अभी वो बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं कैटेगरीज वाला, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वो इस तरह से आता है। तो अभी जो आपको पहले बेसिक लेवल पे समझना है वो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ इस तरीके से दी हुई थी, जहाँ पे हमें कैटेगरीज और ये डेटा दिया हुआ था, हमें कैटेगरीज दी थी, वैल्यूज़ दी थी, और हमने कैटेगरीज और वैल्यू के बीच में ग्राफ बनाया जहाँ पे हमारे पास 4 कलर थे, तो रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, और हमने विथ लिख दी। अगर तब क्या हो, अगर हम विथ इसकी 1.5 लिखते हैं तो ये देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यानी हमने 150% कर दी। अगर 1 लिख देंगे तो ये एकदम एक दूसरे के साथ बिना गैप के आएंगे। 0.8 लिखने पे थोड़ा सा गैप बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप विथ को कम कर सकते हैं। 100% विथ पे ये सारे बार्स एक दूसरे के साथ इस तरह से कोइंसाइड करेंगे। तो ये इसका कीवर्ड आर्गुमेंट है कलर और विथ। कलर कैन बी सिंगल कलर और लिस्ट ऑफ ईच बार, और विथ उसकी थिकनेस कंट्रोल करती है। जब कभी हम लोग इस तरीके का ग्राफ देखते हैं, अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे फिलहाल, बाद में इसको फिक्स करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक सिंगल कलर लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ऑरेंज लिख देते हैं, तो जैसे यहाँ पे कैलोरीज बर्न पर एक्टिविटी टाइप है, या यहाँ पे सिंगल वैल्यू फॉर ईच कैटेगरी है, ठीक है, तो जो कुछ भी यहाँ पे डेटा दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास अगर 4 पॉइंट है तो उनके लिए 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं। जब हम किसी डेटा फ्रेम से डेटा रीड करते हैं, तो डेटा फ्रेम से डेटा रीड करते समय यहाँ पे हमें 350x के लिए 350y की वैल्यू दिख रही है, जिसमें कुछ वैल्यूज रिपीट भी हो रही होती हैं। तो डेटा फ्रेम से डेटा रीड करते समय हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी है। जैसे अगर हमने यहाँ पे df.head लिया, जिससे आपको एक आइडिया लगे,
तो जिसमें हमें दिखे कि क्या है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्टिविटी टाइप दिख रहा है और कैलोरीज बर्न दिख रहा है। आप लोग को मैंने सिखाया था ग्रुप बाई। ग्रुप बाई में क्या होता है, हम लोग लिख देते हैं ग्रुप बाय एक्टिविटी टाइप, और फिर उसमें अगर हम कैलोरीज बर्न डॉट मीन लिखते तो ये बनेगा एक्चुअल एवरेज कैलोरीज बर्न बाय एक्टिविटी टाइप। ठीक है, ये बनेगा। तो इस तरीके से हमारा एक डेटा आएगा। इसको अगर हम रन करते तो ये हमारा डेटा आएगा एक्टिविटी टाइप। इस तो ये हो गया मैटप्लॉटलिब से कि जितने x हैं उतने y हैं, और हमने इसीलिए plt.bar बना दिया, अलग से निकाला। पर जब हम ग्रुप बाई या इस तरीके का कुछ जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा ऐसा कुछ अप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी डेटा के ऊपर हम लोग आगे लिख सकते हैं डॉट प्लॉट, और जो नाम अभी आपने पढ़ा जैसे बार, तो यहां लिख देंगे काइंड इज इक्वल टू बार, वही सेम ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे अगर अब हम कलर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम कलर्स लिखते हैं और यहाँ पे कलर्स को एक सीक्वेंस देते हैं जैसे ऑरेंज, ग्रीन, ऐसा। तो कलर तो वो जो है यहाँ पे अब आपको दिखेगा ऑरेंज, ग्रीन। अगर आप इसमें और सीक्वेंस ऐड कर देते हैं जैसे रेड मान लो, तो ये रिपीटेटिव हो जाएगा। यहाँ पे वो जैसे यहाँ जब हम लोग कलर 2 दे रहे थे तो वो एक के ऊपर एक चढ़ रहे थे। रीजन यहाँ पे ये था कि हर एक x की वैल्यू के लिए, यानी हर एक एक्टिविटी के टाइप के लिए जो कैलोरीज बर्न की वैल्यू थी वो सेम नहीं थी, पर यहाँ पे हर एक x वैल्यू के लिए हर एक y की वैल्यू सेम है, एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू, यहाँ पे अलग अलग थी। तो इसलिए ये डिफरेंस आता है। ये तरीका है पांडास का, यहाँ पे भी वही कीवर्ड्स यूज हुए हैं। काइंड में बार आ गया है, कलर वैसे ही यूज हुआ है जैसे वहां यूज हो रहा था। तो इस टाइप से आप, ये आपका सही तरीका है अगर आप पांडास के थ्रू कर रहे हैं। पर अगर आपको सेपरेट लिस्ट मिली है, 2 लिस्ट मिली है, तो वहां पे आप इस तरीके से डेटा दिखा सकते हैं। जैसे यही कलर सीक्वेंस हम यहाँ पे दे रहे थे जो अभी हमने नीचे दिया है, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ बन रहा था जो कि एक्चुअली में स्टैग्ड बार जैसा बन रहा है, ना कि ऐसा बनना चाहिए था। तो यहाँ पे हो क्या रहा है पता है, हर एक x की वैल्यू कई बार रिपीट हो रही है और उसके लिए y की वैल्यू आ रही है। ये कुछ ऐसा डेटा तो है जैसे कभी एक्टिविटी टाइप साइकिलिंग के लिए कैलोरी का वैल्यू ये हो जा रहा है, कभी साइकिलिंग के लिए ये हो जा रहा है, अलग अलग आ रही है, यानी वैल्यूज अलग अलग रेंज में आ रही। तो इस वजह से ये, क्योंकि यहाँ पे हमने उसे एज अ सीरीज दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे कलर हम देंगे मल्टीपल तो वो सही आंसर नहीं आएगा। एक्चुअली आंसर सही है पर वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करे। इसमें ये दिख रहा है कि जो तीसरी सीरीज है रेड वाली वो इसमें नहीं आ रही है, बहुत या बहुत छोटी आ रही, क्योंकि तीसरी सीरीज के लिए डेटा नहीं बचा, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ही कलर रखिए, वो जो भी कलर रखिए, अगर आप किसी डेटा फ्रेम को एज अ सीरीज रीड कर रहे हैं। पर अगर आपने ग्रुप बाई किया तो हम लोगों ने बुनियादी तौर पे यही सीखा है कि ग्रुप बाई का मतलब क्या है। जैसे एक्सेल में मान लो हमें एक डेटा दिया होता है, तो हम लोग उस डेटा से पिवट टेबल बना देते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मेल, फीमेल और अदर जेंडर था, वो यहाँ पे 350 बार आ रहा था। यहाँ पे कभी मेल की कैलोरीज बर्न हो रही थी 855, कभी उसी मेल की हो रही थी 822,
तो आप लोग ने ही सीखा है कि जब एक ही वैल्यू मल्टीपल बार आ रही हो तो उसको एग्रीगेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एग्रीगेट कर लिया। अब जब हमने एग्रीगेट कर लिया तो फीमेल, मेल और अदर जेंडर सिर्फ एक एक बार आने लगा। जब वो एक एक बार आने लगा तो हमने क्या किया, बढ़िया उसको एक पाई चार्ट में दिखा दिया कि इसमें मेल फीमेल का कितना कितना रेशियो है। इट डजेंट मैटर आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, आप पावर बीआई यूज करो, टैब्लो यूज करो, एक्सेल यूज करो, पाइथन यूज करो। अगर आप 4 चीजों को या 5 चीजों को जिसमें एक्चुअली में 350 वैल्यूज हैं उन्हें एक नंबर दिखाओगे तो तुम्हारे पास क्या विकल्प है, समझ रहे हो शहादत? पावर बीआई बेस्ट रहेगा। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मेरा सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास 350 वैल्यूज हैं, मान लीजिए हर कैटेगरी की 70 वैल्यूज हैं, ठीक है, 70 वैल्यूज को मुझे एक नंबर चाहिए, तो मैं क्या देख सकता हूँ? मुझे 70 वैल्यूज तो का उसमें एक 70 वैल्यू का मतलब अलग अलग, तो ये पिवट ही बेस्ट है। पिवट तो है, क्या मेथड सीखे हमने? उसमें या तो ये ग्रुप बाय लगा दो ग्रुप बाई लगा तो दिया, मगर मेथड्स क्या सीखे हम? उसका एवरेज निकल आएगा एवरेज और ना, मीन। एवरेज और क्या कर सकते हैं कि 70 वैल्यू एक बन जाए? बहुत इजी आंसर है, सोचो। उसका सम शायद हो सकता सम, है। शायद क्या, 70 वैल्यू का सम कर दो कि एक ही वैल्यू तो आएगी। और सम हो गया, एवरेज हो गया। ये तुम लोग को आज के बाद रट लेना है अपने दिमाग में, एवरेज, सम, काउंट, काउंट। मिनिमम, मैक्सिमम, अच्छा, एग्रीगेट। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, ये सब जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं ये ऐसे ही नहीं पढ़ लिए ग्रुप बाय चैप्टर में। ये क्या कर रहे हैं, 350 वैल्यू थी, ठीक है, 5 एक्टिविटी टाइप हैं, मान लेते कि सब में 70 है तो 350 हो गए। अब हमें सबका एक देखना है, तो हम लोग ये देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मीन लिख दिया तो ये आ गया। अगर मैं इसी कोड में मीन की जगह पे सम लिख देता हूं तो सम आ जाएगा, मिनिमम लिख देता हूं तो मिनिमम आ जाएगा। सब एक एक आ रहे कि नहीं, कि सब में मिनिमम क्या है? अगर हम लोग यहीं पे एसटीडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दें, ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा जिम में है, इसका मतलब दिख रहा है कि जिम में लोगों के जो कैलोरी बर्न है उसके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसको भी हमने समझा। तो जो भी आप करिए, और जब यहाँ तक आपका आंसर आए बस उसके आगे डॉट प्लॉट काइंड इज इक्वल टू बार लगाइए और इसको दिखाइए, डेटा ऐसे दिखेगा, सब में अलग अलग। तो ये इसलिए ही तो हम लोग इसी को तो कैटेगरी बोल रहे हैं, कैटेगराइज करना। कैटेगरी जब बनेगी तो एक कैटेगरी के साथ एक वैल्यू आएगी तो ही ऐसा बार ग्राफ दिखेगा, ठीक है? सर, जब आप लिस्ट में कलर्स को देते हो तो वो स्टैक में चला जाता है, कहाँ चला गया, आप कहाँ चला गया? और जब टपल्स में देते हो तो अलग ही रहते हैं। मतलब अभी आप दे देते हैं तो वही तो मैंने तुम्हें कि बताया, यहाँ पे जो कलर गलत हो रहा था, यहाँ पे अगर हम लिस्ट में दे रहे थे, वो क्यों गलत हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे 5 एक्टिविटी के लिए 5 कैलोरी बर्न नहीं है, यहाँ पे 350 एक्टिविटी टाइप के, यहाँ 5 एक्टिविटी टाइप के लिए 350 कैलोरी बर्न है, समझ रहे हो? इसलिए यहाँ गलत आ रहा था आंसर, यहाँ पे अलग अलग आ रहा था।
यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ पे खुद ही सोचो ना, एक्टिविटी टाइप साइकिलिंग हो रहा था तो कैलोरी 966 भी था, साइकिलिंग हो रहा था तो 667 भी था। तो कभी वो नीला हो रहा है, कभी वो लाल हो रहा है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ रही ना, नहीं आ रही। कैलोरी बर्न में ही कम, भाई कलर जो है वो अलग अलग कैटेगरी को दिखा सकता है, मगर वो नहीं जी। दिखा पा रहा क्योंकि वैल्यू रिपीट हो रही है हर कैटेगरी में। इसीलिए हम लोग ने ये ग्रुप बाय लगाया। यही ग्रुप बाय का काम है कि ग्रुप बाय क्या करेगा कि अगर वो कैटेगरी है तो उसको एक, अच्छा अगर मान लीजिए मैं अभी आपसे पूछूं कि कैलोरी बर्न और वर्कआउट ड्यूरेशन के बीच में कुछ बनाते हैं, कैलोरी बर्न और वर्कआउट ड्यूरेशन, ठीक है, तो हमने कह दिया सी बी बराबर डी एफ डॉट कैलोरीज बर्न, ठीक है। आप वो जानबूझ के नहीं दे रहा, ये आगे सी बी, और डब्ल्यू डी माने डी एफ डॉट वर्कआउट ड्यूरेशन, ओके। अभी भी मैंने दो सीरीज बनाए। अब अगर मान लीजिए हम इनके बीच में एक बार बनाते हैं, जैसा वो सजेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि हम बार का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बार बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, पी एल टी डॉट बार, ठीक है, कुछ उसने बताया। तो ये देखो क्या बना, ठीक है। इस बार से ये जो बार बन रहा है इसे कुछ खास समझ में नहीं आएगा, मगर एक चीज जरूर समझ में आ रही है कि जैसे जैसे कैलोरी बर्न बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है। मगर ये क्या है, इस ये नंबर है कि कैटेगरी है कैलोरी बर्न, यहाँ देख के बताइए। ये नंबर है। नंबर है ना। और वर्कआउट ड्यूरेशन ये भी आंसर नंबर ही है। नंबर ही है। तो मैंने तो लाइन ये चार्ट बोला, यूज करो। मैंने तो ये बोला बार चार्ट तब प्रिफर करिए जब एक वन कैटेगरी कैटेगरी हो का। और एक नंबर। तो यहाँ पे तो दोनों नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम स्केटर क्या चार्ट भी। करेंगे, तो यहाँ पे हम स्कैटर बोलेंगे, क्या हम कहेंगे, पी एल टी डॉट स्कैटर, जो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे बोलेंगे स्कैटर प्लॉट, फिर इसको रन करते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये स्कैटर प्लॉट हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, इससे ये दिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के अगर वो, और एक्चुअली में वर्कआउट करेंगे तब कैलोरी बर्न होगी कि कैलोरी बर्न होगी तब वर्कआउट होगा, है ना, जब उसमें वर्कआउट करेंगे तभी तो कैलोरी तो होगा। एनर्जी तो डोनेट। ये एक्चुअल ग्राफ है, यही यहाँ पे भी बना है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, वर्कआउट वर्सेस कैलोरी बर्न। तो एक्स एक्सिस पे उस चीज को रखा जाता है जो इंडिपेंडेंट हो, हमेशा इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट का ग्राफ बनता है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो इंडिपेंडेंट है कि अगर मैंने इतना घंटा वर्कआउट किया तो इतना कैलोरी बर्न किया, यही होता ही है ना। जो जिम में जाते हैं लोग वो 1 घंटा आधा घंटा वर्कआउट करते हैं। तो ये बता रहे जिन्होंने जीरो से, अगर 0 मिनट वर्कआउट किया तो इतनी कैलोरी बर्न हुई, पर 120 मिनट वर्कआउट किया तो ज़्यादा। तो ये यही दिखा रहा है कि एक बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे कि दे हैव अ पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, इनके बीच में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। ये पूरी तरह परफेक्ट लीनियर नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि सारे स्कैटर पॉइंट एक लाइन में आ गए हो, राइट, जैसे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे हैं। तो ये हम लोग आगे स्कैटर के चैप्टर में पढ़ेंगे। स्कैटर में दोनों नंबर हो, कंटिन्यूअस हो तो स्कैटर, अगर कैटेगोरिकल वगैरह हो तो ये। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब आते हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता है कि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 12 है, पर यहाँ दिख नहीं रही, दिख रही है क्या। तो अगर हमें वैल्यू दिख नहीं रही, कई बार वो चीज़ समझ में नहीं आती है। कई बार
हम चाहते हैं कि वो वैल्यू दिखे। जैसे यहाँ पे आपके पास इनबिल्ट ऑप्शंस होते हैं जिससे आप दिखा सकते हो उन वैल्यूज़ को, ठीक है। पावर बीआई में भी आपने देखा है हमारे पास इनबिल्ट ऑप्शंस है, उसमें भी हम दिखाते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे ये कैसे आपने एक्सेल से बनाया है? हाँ, ये एक्सेल, इसका पूरा चैप्टर मैंने डाल दिया है अपने जिस चैनल पे मैं इंग्लिश में डालता हूँ, तो उस पर मैं लिंक दे दूंगा, तुम लोग देखना ज़रूर, ठीक। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो नंबर दिखने लगा, राइट। सो यहाँ पे तो ये सब ऑप्शन है, लेबल में दिखा दो, यहाँ भी दिखा सकते हैं आपको। यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल दिखती हैं, जैसे किसी स्टाइल में नंबर दिखेगा, और बाकी उस चार्ट का और ज़्यादा भी ऑप्शंस होते हैं, वो हम लोग समझेंगे आज हमारे ये टॉपिक में। यहाँ पे क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, हमने लिखा बार्स। पहले माने हमने जिस चीज को हम बार चार्ट में डाल रहे थे उस चीज को हमने बार्स नाम के एक वेरिएबल में सेव कर लिया। कितने बार आ रहे हैं? 4। तो ये क्या करेगा ना, बार्स की एक लिस्ट बना देगा, बार्स की लिस्ट। अब 4 हो चाहे 400 हो, ये बार्स की लिस्ट ऐसा अज्यूम करो। फिर आप लोगों ने सीखा था कि लिस्ट में कैसे हम लोग फॉर लूप चलाते हैं। लिस्ट में कैसे लिखते थे, एक छोटा सा रिवीजन। मान लीजिए मेरी एक एमएल थी जिसमें 5 नंबर थे, 5 6 7 8 9। तो हम कैसे लिखते थे, फॉर आई इन एमएल, फॉर आई इन एमएल, और फिर यहाँ कोलन लगाते थे और कहते थे प्रिंट आई। ऐसे हम लोग ने टेबल भी पढ़ा था ना, टेबल का चैप्टर, कई चीज़ें पढ़ी। तो वो क्या करता था, वो प्रिंट कर देता था। अगर मैं लिख दूं आई मल्टीप्लाइड बाई 2, तो क्या करेगा, उस लिस्ट की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ये देखो 10 12, सो 5 हो गया 10, 6 हो गया 12। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, तो वही यहाँ कर रहे हैं। फॉर बार इन बार्स, यहाँ आई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर बार इन बार्स, ये जो लिस्ट है बार्स की, हम कह रहे हैं कि जो वाई वैल्यू है उससे बार की हाइट गेट कीजिए। ये एक मेथड है गेट हाइट मेथड। गेट हाइट मेथड क्या करेगा तुम्हारे हिसाब से, ये क्या करेगा कि उसकी कितनी लंबाई है, उसकी हाइट को वैल्यू, मेजर करें। हाइट मेजर कर लेगा, उसकी वैल्यू को ले लो, और फिर हम कह रहे हैं कि जो plt डॉट टेक्स्ट है, यानी प्लॉट में जो टेक्स्ट है उसमें बार डॉट गेट एक्स, यानी जो भी एक्स वैल्यू है, फिर बार की विथ डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, और टेक्स्ट में हो गया एक ये फॉर्मूला, ठीक है। फिर y वैल्यू प्लस 0.5, जिसमें y वैल्यू लिखा और अलाइनमेंट सेंटर किया। मैं पहले इसको शो कर देता हूँ, पहले तुम्हें दिखे आउटपुट क्या, फिर समझा। ये देखिए, तो जो हम लोगों का नंबर था ना वो 10 15 7 12 इस तरीके से वो वहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। अब जैसे इसमें हम लोग जो भी यहाँ पे आउटपुट दिखा रहे हैं, अगर हम जैसे कह देते लेफ्ट, तो अभी भी वो हमें उसी में दिखा रहा है। राइट, मैं इसका भी कोड आराम से बना दूंगा, वो थोड़ा सा ही शिफ्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा राइट में शिफ्ट किया है। सेंटर इज़ द बेस्ट पोजीशन, यहाँ पे एकदम प्रॉपर सेंटर में दिखा रहा है। इसमें आप इन नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेल सकते हो। अभी मैंने 0.2 किया तो एकदम उसके नीचे आ गया, मैंने कहा भाई और गैप देंगे, 0.1 लिख देंगे, तो ये प्रॉपर आ गया। 0.1 का गैप है, यानी वाई वैल्यू के साथ 0.1 का गैप है। बार की जो भी विथ है उसे बाई 2 कर दे हम, अच्छा ऐसा करिए, बार की जो भी विथ है उसे बाई 3 कर दीजिए, तो उसके हिसाब से सेंटर में अलाइन कर दें।
सर तो सर ये एक मिनट बस, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप अपने पास कहीं पे सेव कर लीजिए, और जब कभी भी आपको बार में इस तरीके का नंबर दिखाना हो तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। ये प्लस कहाँ से? अगर आपको कोई भी मेथड समझना है तो ये समझिए कि ये जो plt डॉट टेक्स्ट है, यानी plt डॉट टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम प्लॉट के ऊपर कोई टेक्स्ट जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं plt डॉट टेक्स्ट माई प्लॉट, ऐसा कुछ सोचते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको दो आर्गुमेंट चाहिए, y एंड s, ओके। तो यानी कि किसी भी मेथड में जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ n नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं। तो ये है मैटप्लॉटलिब की ऑफिशियल लाइब्रेरी। यहाँ पे वर्किंग विद टेक्स्ट दिया है। टेक्स्ट कैन बी यूज टू ऐड टेक्स्ट इन आर्बिट्ररी लोकेशन, मतलब किसी लोकेशन में, एंड x लेबल, y लेबल एंड टाइटल आर यूज टू ऐड टेक्स्ट इन द इंडिकेटेड लोकेशन। जैसे ये तो हमें पता है, ये स्मार्ट्स जहां लिखा है, मुझे एक बात बताओ, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये टेक्स्ट कहां से आएगा? ये लेवल से आएगा, लेवल से। कौन सा लेबल? ये एक्स 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 लेवल एक्स आएगा सर। लेबल हो गया। ये कहां से आएगा? बाई बाई लेवल आएगा, पेल्टे डॉट एक्स बाई। ये कहां से आएगा? ये क्या है? टाइटल है। यानी एक चार्ट के ऊपर अगर मुझे तीन टेक्स्ट दिखाने हैं तो एक एक्स लेवल पे दिखाना है तो यहाँ दिखा देंगे, वाई लेवल पे दिखाना है यहाँ दिखा देंगे, उसके हेडर एकदम टाइटल पे दिखाना यहाँ। पर इन्होंने एक और ये टेक्स्ट दे दिया, ये कैसे आएगा? यानी कि अगर मुझे चार्ट के ऊपर कोई टेक्स्ट जोड़ना हो तो मैं क्या करूं, राइट? सर इसको ये आई थिंक स्केल हाँ, मार्क कुछ करना कहते हैं कि मतलब एक एग्जैक्टली ब्लॉक कितने का। हाँ, एक स्केल मार्क करी कि इसकी एक आर्बिट्ररी पोजीशन है, यानी कि अगर मैं इस चार्ट को, वो सीधी लाइन नहीं बनेगी जब बनाना चाहे, इस चार्ट को ऐसा मैं एक कोऑर्डिनेट मान लूं तो इस टेक्स्ट की एक कोई एक्स पोजीशन होगी, एक कोई वाई पोजीशन होगी, राइट? एक होगा ना ऐसा, एक कोई एक्स होगा कोई वाई होगा। ये टेक्स्ट कहाँ दिखे? इसको हम कहीं भी दिखा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कहता है कि एक्स लेवल हो गया, ये हो गया। टेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो कहाँ चला गया ये? तो इसने लिखा 60,025 और फिर इसने कोई फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो ऐड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट इन मैटप्लॉटलिब, जो टेक्स्ट है वो ऐड करेगा कोई आर्बिट्ररी टेक्स्ट, और इसके पीछे इन्होंने, जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 3,8, ठीक है, यानी कि वो किसी पोजीशन पे, यानी ये कह रहा है यहाँ दिखा देगा 3,8 लिखते हो तो वही चीज यहाँ पे क्या है। तो जब हम लोग किसी बार के ऊपर टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कहा अच्छा भाई हमें टेक्स्ट दिखाना है, plt डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये कह रहा है एक एक्स बताओ इसका कहाँ दिखाना चाह रहे हो आप, एक वाई बताओ इसका कहाँ पे एक्स होगा कहाँ वाई होगा, और फिर कह रहा है एक्स स्ट्रिंग बताओ, एस का मतलब क्या होगा? अरे भाई क्या दिखाना चाह रहे हो, वो स्ट्रिंग ही तो होगी, नहीं? जैसे हमने कहा 4,5 माई प्लॉट, और क्योंकि उसने स्ट्रिंग मांगा है तो हमें एक स्ट्रिंग की तरह से देना पड़ेगा, यार हमने पढ़ा है। अब देखते हैं
तो वो देखो कहाँ दिखाने लगा, यहाँ पे। हमने कहा अच्छा, हमने कहा 1,5, ठीक है, मैंने कहा एक्स की वैल्यू कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई, 1,5, ये देखिए यहाँ, यानी कि उसके लिए एक्स की 1 यूनिट यहाँ तक आ रही है और वाई की 5 यूनिट यहाँ तक आ रही है, ठीक है? तो हम ऐसे ही हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको और ऊपर ले जाना है हमको वाई में, तो हमें कुछ ऐसे देना, क्योंकि ये वाई 14 है, देखिए क्या है वाई, ये 14 देखिए, और एक्स में तो क्योंकि क्या है कि नंबर है नहीं कोई, तो पता नहीं चल रहा है, और वाई में तो पता है कि वाई की जो मैक्सिमम हाइट है वो 15 है, तो मुझे अगर इस 15 के ऊपर दिखाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 16 नहीं दिखूंगा यहाँ पे, ऐसा, वो यहाँ पहुँच गया। हम कहते हैं अच्छा हमको इसके ऊपर दिखाना है, तो हम कहते थे कि 12 ले लेते हैं, मेरी कोशिश है यहाँ कहीं दिखाने की, और इसको 0.5, तो वो यहाँ किसका। तो इसके साथ आप थोड़ा सा अगर मतलब खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह के किस लॉजिक पे कह रहा है। तो मैं कहता हूँ अच्छा 0,12 पे कहाँ दिखाओगे, यहाँ दिखाई, इसको वो पहली रो को 0 मान रहा है, इसे 1 मान रहा है, इसे 2 मान रहा है, इसे 3 मान रहा है, यानी कि अगर मैं 14 तो 0 1 2 3 3,14 अगर हम लिखते हैं 3,14, तो मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ कहीं आना चाहिए, राइट, इस जगह, यहाँ मेरा कर्सर है, ये देखिए 3,14 टेक्स्ट वैल्यू पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये इससे हमें समझ में आया कि ये है। अब जैसे 3,14 हुआ, ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि फॉन्ट, डिक्शनरी एटसेट्रा ये सब इसने दे रखा है, फिर इसमें इसने बताया है कि उसके और पैरामीटर्स हो सकते हैं जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह, ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट 0.5 हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर, तो यही पे वो चीज दे रखी है। ठीक, HA मतलब क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, हा, व्हाट इज हा, बताओ सोचो। अभी ये एक साइड दिखा रहा है, अब ये सेंटर दिखा रहा है, हाँ माने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, नहीं देखो ना, अभी अपने आप राइट में था ना, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, ये बेसिकली हमें अब यहां पे तो मैंने मैनुअली लिख दिया 3,14, यानी इधर से तीसरा और इधर से 14, उसकी हाइट जो है ना मैंने मैनुअली लिख दी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पर अगर मुझसे कह दिया गया कि भाई हर बार के ऊपर एक वैल्यू लिखो, हर बार के ऊपर, तो तुम्हें नहीं लगता है हर बार की हाइट तो डिफरेंट होगी, है ना? लगता क्या होगी ही। तो इसीलिए ये फार्मूला बना बार डॉट गेट एक्स। अब ये एक्स क्या करता होगा सोचो, ये इसकी क्या पोजीशन है ये नहीं निकालता होगा, देखो अगर हमें इसकी किसी 0 डेटा बार में डेटा को शो कराना है तो ये वाला लगा दें, फिर plt.text बार अंडरस्कोर plt.text, और इसमें डायनेमिकली पोजीशन भी डिफाइन करनी है ना कि सबके टॉप पे आए। तो बार डॉट गेट एक्स क्या करेगा, उसकी एक्स वैल्यू पता करेगा, 0 1 2 3 कितनी है उसकी, उसी में ये जोड़ रहा है कि उसकी विड्थ पता करके उसे 2 से डिवाइड करिए तो वो हो जाएगी इसकी एक्स पोजीशन, ठीक है। फिर वाई वैल्यू जो हमने उसकी हाइट पता कर ली थी वो हो गई वाई वैल्यू, उसमें 0.1 जोड़ दे रहे हैं, नहीं उसमें 0.1 जोड़ देना है, और टेक्स्ट के तौर पे क्या दिखा रहे हैं, वही वाई की वैल्यू, ये टेक्स्ट है,
और एच ए सेंटर मतलब क्या, उसे हॉरिजॉन्टली सेंटर अलाइन कर रहे हैं। यानी अगर मान लीजिए हम ये हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, तो ये देखिए क्या हुआ, उसकी एक्स वैल्यू पता लगी, ठीक है। तो अगर सपोर्टेड आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो एक्स की जगह पे बाई लिखना पड़ेगा। हाँ, उस केस में रिवर्स हो जाएगा सब। एक्स तो वैल्यू वहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसी में मान लो बार एच कर देते तो ये थोड़ा बहुत खड़बड़ा जाएगा सब में, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ वो। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी यूज़ करते हैं, या बैठ के अपना दिमाग लगा के लॉजिक भी बना सकते हैं। तो इसीलिए ये कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है दिखाना। और हमने लूप क्यों लगाया, लूप इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे तो हमें एक ही टेक्स्ट दिखाना था, एक ही बार दिखाना था, एक टेक्स्ट एक बार, माई प्लॉट, ठीक है। ये कोई लेजेंड नहीं है, तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने एक टेक्स्ट दे दिया, ठीक है, एक टेक्स्ट बना दिया, वो दिख गया। और यहाँ पे हमें हर वैल्यू का टेक्स्ट दिखाना था, तो plt.text ये हो गया उसका x। x की वैल्यू अगर हमने गेट x किया तो यहाँ से शुरू हो रही थी, इसीलिए उसकी विथ में आधा जोड़ दिया, मतलब यहाँ से थोड़ा खिसकाया, भैया यहाँ से यहाँ आ गया, ये x हो गया। y की वैल्यू तो y की वैल्यू ही है, वो तो हम यहाँ से पता ही कर चुके हैं, पर हम कह रहे हैं कि y की वैल्यू में बस 0.1 जोड़ दो। अगर मैंने 0.6 जोड़ दिया था तो वो कहीं ऊपर ही निकल गया, नहीं 0.1 मतलब 1% जोड़ दो, ऐसा, तो ऐसा आया। तो इस तरीके से ये बना चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे कलर हमने यहाँ स्काई ब्लू दिया है, मान लीजिए हम सियान कलर देते हैं, एक सियान कलर भी ये सपोर्ट करता है, ऐसा। ऐसे कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। मजेंटा सपोर्ट करता है, मजेंटा करता है ऐसे। अगर आपको कलर के नाम पता है तो देते जाइए। ये है एडिंग वैल्यूज। अब इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप्ड बार प्लॉट। यहां पे क्या है कि कैटेगरी वही है ए, मगर वैल्यू जो है वो 2 हो गई हैं। यहाँ पे अगर हम इस उदाहरण से चलें, जैसे एक ही एक्टिविटी टाइप है, तो या यहाँ पे जैसे एज ग्रुप वाइज कैलोरी बर्न और वर्कआउट ड्यूरेशन 2 चीज़ें हो गई हैं, तो ऐसा ग्राफ बनाया, यानी एक्स वही है, वाई 2 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग नमपाई का यूज़ करेंगे, और नमपाई से हम क्या कर रहे हैं कि ए रेंज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से उनकी लेबल लोकेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ए रेंज फंक्शन का यूज़ करके लेबल लोकेशन ले रहे हैं। हमने कहा जितनी भी कैटेगरीज हैं उस हिसाब से लेबल की लोकेशन लीजिए। अभी मैं भी समझाता हूँ। हर बार की विथ को, जैसे अगर उसकी विथ 1 है तो केवल 33% ही, 35% ही दिखाइए उसकी विथ। यहाँ पे हमने कहा कि 2 बार बना दिए, ठीक है। जैसे एक बार आपने बना दिया, कह दिया कि उसकी एक्स पोजीशन को विथ बाई 2 से माइनस खिसका दीजिए, यानी लेफ्ट में खिसका दीजिए, उसे कह दीजिए ये सीरीज 1 है। और एक को उसकी विथ जितनी भी है उससे आगे को खिसका दीजिए, विथ बाई 2 कर दीजिए। तो बेसिकली जैसे एक बार है, ठीक है। अगर हम ये सब ना करके सीधे एक्स वाई को ही प्रिंट कर देते हैं तो क्या होगा, 2 बार बन जाएंगे। हम लोग पहले वो करते हैं, पहले खराब चीज करते हैं नॉर्मल के, हमारे पास ना नमपाई अम्पाई कुछ नहीं है। नॉर्मली बार हम कैसे बनेंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे। ये बार समझ में आ रहा है कि नहीं, आप बताइए। एक में हमने कहा कैटेगरीज के साथ वैल्यू 1 दिखा दीजिए, एक में हमने कहा कैटेगरीज के साथ वैल्यू 2 दिखा दीजिए। ये देखिए,
ये सही लग रहा है? साइड बाय साइड। एग्जैक्टली, साइड बाय साइड नहीं है। हमने कहा कि अच्छा ऐसा काम करते हैं कि भाई इसकी जो विड्थ है वो 0.5 रखते हैं और इसकी भी विड्थ 0.5 रखते हैं। तो वो ये देखिए आंसर दे रहे हैं कि आप नमपाई नहीं कर रहे, शेप मिसमैच हो रहा है, ये वो कुछ आंसर दे रहा है। ओके अच्छा ठीक है भैया, सॉरी। एक बार हम 0.5 लिखते हैं, मे बी हमने ऐसे लिखा हो शायद, लेट्स ट्राई। तभी वो नहीं मान रहे। तो दैट मीन्स कि जो हम करना चाह रहे हैं कि भाई हम चाह रहे थे कि आधा 0.5 इधर आ जाए, आधा 0.5 उधर आ जाए, वो नहीं अचीव हो रहा था। तो ये ऐसा, ये हो क्या रहा है, ये दोनों बार दिख रहे हैं बाय द वे। जैसे ये 10 दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है, मतलब एक के पीछे एक पीछे दिख रहा है, एक आगे दिख रहा है, दोनों एक साइड में नहीं दिख रहे। तो उसी के लिए हम लोग, ये ट्रिक है कि हम लोग लिखते हैं कि x को यानी कि कैटेगरीज को np.arange से बना लेते हैं। अब ये np.arange क्या है? np.arange एक फंक्शन है numpy लाइब्रेरी का जो एरे बनाता है विद इवनली स्पेस्ड वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल। ठीक है, जैसे हम लोगों ने रेंज फंक्शन पढ़ा था ना, रेंज पढ़ा था, याद है? रेंज क्या करता था, जैसे हम लिख नहीं देते थे 0 से 1 तक की रेंज बना दीजिए, 0 से 5 तक की रेंज बना दीजिए। तो ये वैसे नमपाई में ए रेंज है, एक रेंज बना देगा। तो ये क्या करेगा, चार, अगर हमारे पास 4 कैटेगरी हैं तो 4 की रेंज बना देगा। विथ को 0.35 किया, तो हम ये कह रहे हैं कि x माइनस विथ बाई 2 करिए और एक में x प्लस विथ बाई 2 करिए। y में तो वैल्यू वही रहेगी, तो मतलब x में अगर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ऐसे होगी 0 1 2 3, ये x की वैल्यू है। रेंज क्या करता है भाई, जैसे मान लो सिर्फ इतना बना के देखते कि ये रेंज कर क्या रहा है। हमने कहा इंपोर्ट numpy एज np, हम कहे x तुम्हारे पास क्या है, ये देखिए 0 1 2 3। तो हम बस क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 0 है यानी a है, तो 0 माइनस जो भी 0.35 करिए और 0 प्लस 0.35 कीजिए, ये हो गई पहली x की वैल्यू। दूसरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस यही, तीसरे की क्या हो जाएगी। तो इस तरह से x y डिफाइन हुआ और अब देखिए इस तरह से सीधा एक चार्ट आ गया जिसमें साइड बाय साइड आया। तो ये जो है आपको करना पड़ेगा, इसको इस तरह से आप डिफाइन कर सकते, और ये numpy लाइब्रेरी के बिना नहीं होगा, ये आपको ज़रूर करना है। और एक फाइनल स्टैक्ड बार चार्ट। ग्रुप्ड बार चार्ट क्या होता है, या इसको हम लोग क्लस्टर्ड भी बोलते हैं। क्लस्टर्ड यानी कि दो अलग अलग क्लस्टर्स हैं यहाँ। अगर हम बार एच लिख दें तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ABCD गड़बड़ आ जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको y में ये चीज करनी पड़ेगी। ये पहले नहीं ले रहा था, अब ले लिया सर। नहीं, अब तो ये लिखा नहीं हमने x माइनस विद बाई 2 x विद बाई 2। हाँ सर, मुझे इसी में कंफ्यूजन है, ये माइनस प्लस मतलब क्या ये टेस्ट अबाउट करता है। यहाँ x की वैल्यू 0 है, ठीक है, a की पोजीशन क्या है, 0 है ना, अभी तो हम लोग ने देखा ऊपर भी। हाँ 0 है। तो 0 इसको कह रहे हैं कि 0 में से थोड़ा पीछे खिसका दो एक बार को, और एक बार को 0 से थोड़ा आगे खिसका दो। देखो तो वही कर रहा है बस वो, तभी वो दोनों दिखने लग रहे हैं। यहाँ पे दोनों नहीं दिख रहे हैं, नीला पीछे है क्योंकि दोनों की विड्थ सेम है, एक दूसरे दोनों पे ही एक दूसरे पे चढ़े हैं।
तो यहाँ पे हमने कहा उनकी विड्थ पहले तो कम कर दो और उसको थोड़ा थोड़ा पीछे खिसका दो, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, चैप्टर अभी मिल जाएगा आपको। और फिर आता है स्टैक्ड बार चार्ट। पहले तो हम इस बार चार्ट को भी सेव कर लेते हैं। ये है हमारा क्लस्टर्ड या ग्रुप, आज जैसे इतना रहने दीजिए, स्टूडेंट भी नहीं। फाइनल है। और इसके बाद है स्टैक बार चार्ट। स्टैक्ड इजी, उसमें क्या है, बस हमें क्या लिखना है, पीएलटी डॉट बार और पीएलटी डॉट बार दोनों में लिखा। इसमें लिख देना है बॉटम इज इक्वल टू वैल्यूज 1, मतलब नीचे किसे रखना है। तो ये आ गया, ये स्टैक्ड हो गया। बॉटम में कौन आएगा, वैल्यू 1, ठीक है, ये स्टैक्ड है। इसको हम लोग एक बार फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया स्टैक, और देखेंगे कैसे क्या करना है। ये पूरा चैप्टर अभी आपको मिल जाएगा ऑब्वियसली। ये तो slidescope.in पे जाइए, slidescope.in पे ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं, उनमें आपको ये मैटप्लॉटलिब के अभी रिसेंटली हैं, पांडास के सारे यहाँ पे हैं। और स्लैश होम पे, एक सेकंड, स्लैश होम पे, जस्ट एक मिनट, स्लैश होम पे यहाँ पे ये सारे चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें आगे, अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल पे किया है, जैसे हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है, आप लोग इस पे ये सब अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे कैटेगोरिकल्स हैं, तो आप यहाँ पे सब कुछ अप्लाई करके देख सकते हैं। सो आप अप्लाई कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।